गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज से हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था सेक्शन पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था सेक्शन में जो टॉपिक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पिक करने जा रहे हैं, सबसे पहले भारतीय संविधान से कुछ मूलभूत प्रश्नों को हम उठाएंगे और यहां से हम दो प्रश्नों को उठाएंगे। एक संविधानवाद से, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से, दूसरा प्रश्न जो हम यहां से उठाएंगे वो है भारतीय संविधान की प्रकृति। प्रकृति में हम चर्चा करेंगे यह मौलिक है या आयातित, इसकी प्रकृति। तीसरा प्रश्न यहां से उठाएंगे हम, सर्वोच्चता किसकी। फिर यहां से आगे बढ़ने पर हम प्रस्तावना पर आएंगे, और प्रस्तावना पर दो प्रश्नों को हम पिक करने जा रहे हैं। पहला, प्रस्तावना की अहमियत, नहीं, उद्देश्य, दर्शन, और दूसरा प्रश्न हम पिक करेंगे, तीसरा, राज्य की प्रकृति, और 64th बीपीएससी में जो प्रश्न पूछा गया है, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, इस प्रश्न को नोट डाउन मैं करवाऊंगा। मेरी कोशिश होगी जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़े वैसे वैसे चीजों को पिक करते हुए आगे बढ़ने की। और प्रस्तावना के बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम टॉपिक पिक करेंगे राज्य की प्रकृति में राज्य की संघीय प्रकृति। और इनिशियली अगर हम देखें तो हमें जो यहां फोकस करना है, लोकल सेल्फ बॉडी, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को। और इन स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को जो हमें फोकस करना है, तो हालिया चुनाव के रुझान के कंटेक्स्ट में, और इन्हें हमें फोकस करना है विकेंद्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में। फिर हम किसी टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। पहले एक दो प्रश्न लिख लें, कुछ चीजों को मैं इंडिकेट करना चाहूंगा,
फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्रश्न लिखेंगे, भारतीय संविधान की प्रकृति की विवेचना, भारतीय संविधान की प्रकृति की विवेचना उसके स्रोतों के आलोक में करें। भारतीय संविधान की प्रकृति की विवेचना उसके स्रोतों के आलोक में करें। क्या इसकी प्रकृति को मौलिक कहा जा सकता है? क्या इसकी प्रकृति को मौलिक कहा जा सकता है? दूसरा प्रश्न लिखें, संविधानवाद से क्या आशय है? संविधानवाद से क्या आशय है? इसके तत्वों की विवेचना करते हुए बतलाइए इसके तत्वों की विवेचना करते हुए बतलाइए कि क्या भारत में इसकी मौजूदगी की बात को स्वीकार किया जा सकता है? तीसरा प्रश्न लिखें, भारतीय संविधान भारत में किसकी सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है? न्यायपालिका की सर्वोच्चता को या संसद की सर्वोच्चता को? या फिर कुछ और? इस प्रश्न पर युक्तियुक्त तरीके से विचार करें। ये तीन प्रश्न इनिशियली आपके सामने मौजूद हैं, जिन प्रश्नों के कंटेक्स्ट में आज और कल हमें चर्चा करनी है। यहां पर चर्चा शुरू करने के पहले दो चीजों को मैं स्पष्ट करना चाहता। पहली चीज है, पर्पस ऑफ दिस क्लास। आज से जो क्लासेस शुरू हो रहे, इसका उद्देश्य क्या है? तो अगर इसके पर्पस की बात करूं तो पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा
वह है समझ का विकास। कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट जो है वह हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी। दूसरा, इस क्लास का पर्पस है एप्लीकेशन का विकास। अगर इंफॉर्मेशन आपके पास होगा, अगर कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप्ड होगी, तो उस स्थिति में एप्लीकेशन के डेवलपमेंट की संभावना होगी। और एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में अगर आप देखें तो रोल ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है। प्रश्नों की भूमिका जो है वह एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण होती है। तीसरा पर्पस है वैल्यू एडिशन। हमारी कोशिश होगी कि इस क्लास के जरिए मैं यह इंश्योर करूं कि हर दिन कुछ न कुछ आप नया यहां से लेकर के जाएं। कई बार वो न्यूनेस जो है वह आपको इंफॉर्मेशन के स्तर पर मिल सकता। कई बार वह न्यूनेस जो है वो अंडरस्टैंडिंग के स्तर पर मिल सकता। कई बार वह न्यूनेस जो है अप्रोचेज के स्तर पर मिल सकता। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हर क्लास में कुछ न कुछ आप यहां से नया लेकर के जाएं। और यहां पर मेरी इस बात को ध्यान रखेंगे, नया आप लेकर जाने की स्थिति में तभी होंगे जब फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ आप आएंगे। फ्लेक्सिबल माइंडसेट का मतलब जब आप में पर्याप्त लोचशीलता होगी, क्योंकि अगर लोचशीलता होगी तो सीखने की गुंजाइश भी होगी और सीखने के लिए आप इनिशिएट भी करेंगे। लेकिन अगर लोचशीलता का अभाव है तो सीखने की गुंजाइश भी सीमित होगी और सीखने की आप कोशिश भी नहीं करेंगे। तो अगर आप सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, मैं लाख सिखाने की कोशिश करूंगा, कोई फायदा नहीं। चौथा कंटेक्स्ट हमारा है वह है अपडेशन। अपडेशन मतलब हाल फिलहाल की प्रगति और एट द सेम टाइम पांचवा जो हमारा फोकस होगा वह होगा राइटिंग स्किल डेवलपमेंट। लेखन कौशल का विकास।
राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट। देखिए सामान्यतः क्या होता, पहले इसकी चर्चा मैं कर लूं क्योंकि और सारी बिंदुओं पर तो बार बार चर्चा हुई। सवाल यह उठता, हाउ टू राइट गुड आंसर्स। कई लोगों ने इस पर प्रश्न पूछे। अच्छे उत्तर कैसे लिखे जाएं, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अभी का सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा। अक्सर क्या होता, क्यों आपको नंबर नहीं आती, उसके कारण क्या है? क्या कभी आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की? अगर आप देखें, एक बात मैं अक्सर कहता, जैसे अभी की स्थिति में देखें, बीपीएससी के जरिए, बीपीएससी की कॉपियां में मुख्य परीक्षा की आरटीआई के जरिए निकलवाई जा रही हैं, निकलवाई जा सकती है। और अगर गार्जियन थोड़े से पढ़े लिखे हो, इसको समझने की स्थिति में हो, उनके हाथ आपकी कॉपी लग जाए तो खर्ची के बंद होने की नौबत आ जाएगी। सारे सपोर्ट मैकेनिज्म के पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। कारण यह है कि आप आंसर में वह नहीं लिखते जो पूछा जा रहा है। आंसर में उन चीजों को लिखते हैं जिनके बारे में आप जान रहे होते। मतलब यू राइट what you know, you don't write what has been demanded. नंबर आपको एग्जामिनर इस बात के लिए नहीं देगा कि आप क्या जान रहे हैं। नंबर आपको इस बात के लिए दिया जाएगा कि प्रश्न में जो पूछा जा रहा है, आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं, और उसको आप रिस्पोंड कर रहे हैं या नहीं। और इसीलिए अगर आप बेहतर आंसर लिखना चाहते, तो पहला जो आपको काम करना चाहिए, वह क्या करना चाहिए? तो पहला काम करना चाहिए, प्रश्न की मूल मांग को पहचाने। मतलब कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो है, इसको पहचानने की जरूरत है। जैसे जो प्रश्न मैंने डिस्कस किया है, उसी प्रश्न को उठाता। 64th बीपीएससी का जो प्रश्न था, पॉलिटी सेक्शन का, वह प्रश्न था, भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध किए गए? अब जब मैं इस चीज की चर्चा कर रहा था कि हाउ टू राइट गुड आंसर, तो हमने पहला बिंदु जिसको फोकस किया वह था प्रश्न के कोर डिमांड को पहचाने। और अब जब प्रश्न आपके सामने है तो इस प्रश्न का कोर डिमांड क्या है? तो इस प्रश्न का कोर डिमांड देखें तो प्रश्न भारतीय संविधान की प्रस्तावना और इस प्रस्तावना के आलोक में भारतीय राज्य की मूल प्रकृति का संकेत जो दिया गया है कि भारतीय राज्य कैसा होगा, तो भारतीय राज्य जो है समाजवादी होगा, भारतीय राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष होगा, भारतीय राज्य जो है लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। नहीं, अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा? आपसे यह पूछा जा रहा है, नहीं, भारतीय राज्य की इस प्रकृति को सुनिश्चित किन संवैधानिक उपबंधों के माध्यम से किया गया? किन संवैधानिक उपबंधों के जरिए सुनिश्चित किया गया है? नहीं, तो कहीं न कहीं जो है इन दोनों को क्या करना हो, स्पष्ट करना है। तो अगर इस प्रश्न को आप रिस्पोंड करना चाहते तो निश्चित तौर पर
इस प्रश्न को रेस्पोंड करने के लिए आपको सबसे पहले इनके मतलब को स्पष्ट करना होगा। सबसे पहले आपको इनके मतलब को स्पष्ट करना होगा कि समाजवादी होने का क्या मतलब है, धर्मनिरपेक्ष होने का क्या मतलब है, लोकतांत्रिक गणराज्य होने का क्या मतलब है। और फिर संवैधानिक उपबंधों के जरिए इसको स्पष्ट करना है। और यहां पर ध्यान रखिए, संवैधानिक उपबंधों के जरिए स्पष्ट जब आप करेंगे तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि समाजवाद से संबंधित उपबंधों की भी चर्चा हो, धर्मनिरपेक्षता से संबंधित उपबंधों की भी चर्चा हो, और तीसरा लोकतांत्रिक गणराज्य से संबंधित उपबंधों की भी चर्चा हो। इन तीनों उपबंधों की चर्चा हो। अब आपको पता है कि कोर डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है, नहीं? और कोर डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई अगर आपने कर लिया तो अब दूसरा काम क्या है इसके अनुरूप? अब दूसरा काम है फॉर्मेटिंग ऑफ द आंसर। उत्तर का प्रारूप या इसकी संरचना तैयार करना। इस स्ट्रक्चर को तैयार करना। अब अगर इस प्रश्न में जाकर के देखें, कोर डिमांड ऑफ क्वेश्चन हमने हाईलाइट कर दिया। अब आंसर के स्ट्रक्चर को अगर हमें तैयार करना है, नहीं तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? नहीं, तब भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अहमियत। और एक चीज ध्यान रखेंगे, अनावश्यक नई चीजों को विस्तार देना है। इस अहमियत की चर्चा दो कंटेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि एक और प्रस्तावना क्या करती है? एक और प्रस्तावना भारतीय राज्य की प्रकृति का संकेत देती है, दूसरी ओर प्रस्तावना क्या करती है? तो उस प्रकृति के अनुरूप भारतीय राज्य के उद्देश्यों को निर्धारित करती है।
तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें तो भारतीय राज्य के उद्देश्यों का संकेत भी आपको प्रस्तावना में मिलेगा। अब दूसरा पार्ट जो प्रश्न का है, हमने उठाया समाजवाद की। और हमने पिक किया, पहले समाजवाद के आशय को स्पष्ट किया, और फिर इससे संबंधित उपबंधों को स्पष्ट करना। इससे संबंधित उपबंधों को स्पष्ट करना। नहीं, और जब इससे संबंधित उपबंधों को स्पष्ट करेंगे तो थोड़ी सी सावधानी। आप लोग क्या करते कि उठाते हैं, मौलिक अधिकारों से चर्चा शुरू करते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर जाकर के समाप्त कर देते। मैं कहता हूं कि अपने आंसर को बम्बार्डमेंट ऑफ फैक्ट से परहेज करें। अक्सर मैं कहता अवॉइड बम्बार्डमेंट ऑफ फैक्ट। नहीं, आपको लगता है ज्यादा पन्ना भरेंगे और ज्यादा चीजें लिखेंगे तो ज्यादा नंबर आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, फैक्ट की अहमियत नहीं है। सेंटर में कॉन्सेप्ट को रखें और फैक्ट का रोल जो है सपोर्टिंग होना चाहिए। अब अगर एक और हम समाजवाद को रख रहे, फिर इससे संबंधित उपबंधों को रख रहे, तो ऑटोमेटिकली हम यहां पर समानता से संबंधित उपबंधों की चर्चा करेंगे। और यहां पर कल्याणकारी राज्य के आदर्श की भी चर्चा करेंगे। क्योंकि वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट का भी संबंध इससे जाकर के जुड़ता है। और जब इन दोनों की चर्चा करेंगे तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि फंडामेंटल राइट की चर्चा जो हम करेंगे सांकेतिक तरीके से, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की चर्चा जो हम करेंगे थोड़े विस्तार से। यहां पर इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे कि समानता की जब हम चर्चा कर रहे, समानता से संबंधित उपबंधों की जो हम चर्चा कर रहे, तो इसमें हम दोनों चीजों को रखें। समता के अधिकार को भी रखें और समता के अधिकार के साथ साथ सकारात्मक विभेद, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, नहीं, इस पहलू की भी चर्चा करें। मतलब यह कि जब समाजवाद के आशय को स्पष्ट आप कर रहे, तो यहां पर सामाजिक न्याय पर भी आपको नजर रखनी होगी। यहां पर यहां पर आर्थिक न्याय से संबंधित जो उपबंध है, इन दोनों पहलुओं को आपको ध्यान में रखना है। और जो आंसर आप लिखेंगे तो प्रस्तावना और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दोनों के आलोक में।
इसलिए मैंने कहा कि मॉडल आंसर के रूप में मैं ये आंसर लिखाऊंगा। तो ये तो समाजवाद के कंटेक्स्ट में बात हो गई। दूसरा क्या है, थर्ड स्टेज में जब हमारा जाएगा तो धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष में धर्मनिरपेक्षता के आशय को स्पष्ट करेंगे कि इसका मतलब क्या है, और फिर हम बतलाएंगे कि किस प्रकार भारतीय संविधान के उपबंध भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को सुनिश्चित करते हैं। नहीं, अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो अगला हमारा डायमेंशन क्या होगा, हमने समाजवाद की चर्चा कर ली, हमने धर्मनिरपेक्ष की चर्चा कर ली, अब है लोकतांत्रिक गणराज्य। पहले हमने गणराज्य को स्पष्ट किया और गणराज्य से संबंधित संवैधानिक उपबंधों की चर्चा की, और फिर इस गणराज्य की लोकतांत्रिक प्रकृति की चर्चा की। कैसा लोकतंत्र? तो उदार लोकतंत्र। कैसा लोकतंत्र? जो अपनी प्रकृति में जटिल है, संश्लिष्ट प्रकृति वाला। क्यों? क्योंकि इसका स्वरूप स्थिर ना होकर विकसनशील है। अभी घबराइएगा नहीं, केवल एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, एक एक बिंदु पर आगे हमारी चर्चा होगी कि अगर मैं कह रहा हूं कि भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति स्थिर ना होकर विकसनशील है, तो ऐसा कहने का आधार क्या है और क्यों भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति स्थिर ना होकर विकसनशील है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप जाकर के देखें तो हम अपने कंक्लूजन के साथ उपस्थित होंगे। और अनावश्यक ध्यान रखें, अब आंसर का एक स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो गया। अब आंसर का हमारे पास स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब जब हमारे पास आंसर का स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो तीसरा हम काम करें, रिव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर। नहीं, और उत्तर को जो हम रिव्यू करेंगे किस कंटेक्स्ट में करेंगे? नहीं, तो हम स्ट्रक्चर को जो रिव्यू करेंगे उसमें दो चीजों को देखेंगे, समथिंग मिसिंग, क्या कुछ ऐसा है जो छूट रहा है, और दूसरा
दूसरा, क्या यह संगठित है? क्या फ्लो है? क्या आंसर के स्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी है? इसके आलोक में हम रिव्यू करेंगे। जैसे जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, अगर आप उस स्ट्रक्चर में देखें तो मोटा मोटी स्ट्रक्चर आपके सामने है, और इस स्ट्रक्चर में जाकर के देखें तो ये अपनी जगह पर ठीक है, ये अपनी जगह पर ठीक है। ज्यादा बेहतर हो, देखिए बार बार मैं कहता हूं उत्तर का ऑर्गेनाइज होना बहुत महत्वपूर्ण है। What you are writing doesn't matter, how you are writing matters most. क्या लिख रहे हैं नंबर में इसकी उतनी भूमिका नहीं होती जितनी भूमिका इस बात की होती कि आप कैसे लिख रहे। तो अगर इस आंसर को स्ट्रक्चर करना हो तो मैं इसको पहले नंबर पर रखूंगा ए, दूसरे नंबर पर मैं बी इसको रखूंगा, तीसरे नंबर पर मैं गणराज्य की प्रकृति को रखूंगा, चौथे नंबर पर मैं गणराज्य की उदार लोकतांत्रिक प्रकृति को रखूंगा, पांचवें नंबर पर मैं धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को रखूंगा, और छठे नंबर पर मैं समाजवादी प्रकृति को रखूंगा। और फिर मैं यहां कंक्लूड करूंगा। अर्थात भारतीय राज्य क्या है? गणराज्य है। कैसे गणराज्य है इसको पहले स्पष्ट करेंगे, फिर हम बतलाएंगे कि उस गणराज्य की प्रकृति कैसी है। तो उस गणराज्य की प्रकृति लोकतांत्रिक है। कैसे लोकतांत्रिक है ये बतलाएंगे। फिर उस गणराज्य की प्रकृति कैसी है? तो धर्मनिरपेक्ष प्रकृति है। कैसे धर्मनिरपेक्ष प्रकृति है इसको स्पष्ट करेंगे। फिर हम बतलाएंगे उस गणराज्य की प्रकृति समाजवादी है। कैसे समाजवादी प्रकृति है फिर हम उसको स्पष्ट करते हुए आएंगे। ये रिव्यू करके हमें लगा कि अगर इस ऑर्डर को फॉलो करें ABCDEFG, तो इस ऑर्डर को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होगा, हमारे आंसर में बेटर फ्लो होगा, हमारे आंसर में हमारा पूरा का पूरा विजन, हमारा पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन जो है वह रिफ्लेक्ट होता हुआ आएगा। नहीं? अब वापस लौटे। अब इतना काम करने के बाद चौथा हमारा काम क्या होगा? अब उत्तर लिखेंगे। अब यहां पर एक बार फिर से देखें आप में से कई लोगों को समस्या क्या आती, आप में से कई लोगों को समस्या इसमें कहां पर आती है, तो उस चीज को देख लें। इस स्ट्रक्चर में क्या है कि पॉइंट आपको खुल रहे हैं, क्या क्या लिखना है ये पता है जब आप फॉर्मेटिंग करते, लेकिन इसमें आपको ये नहीं पता है कि किसको कितना विस्तार देना है और
किसको संक्षेप में लिखना है। ये सेंस आंसर के मतलब जब आप फॉर्मेट करते, जब आप चार्ट बनाते, तो उसमें यह नहीं पता चलता है कि किसको कितना विस्तार देना है और किसको कितना सीमित रखना है। ठीक उसी प्रकार अगर आंसर में लिखवा दूं और इस स्ट्रक्चर को अगर आपके साथ डिस्कस ना करूं, तो वहां पर आपको लगेगा सर वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें पॉइंट क्या क्या आएंगे, क्योंकि वहां से पॉइंट आपको डिराइव करना होगा, पॉइंट आपको बाहर निकालना होगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें, जब आप उत्तर लिख रहे होते तो जब आप उत्तर लिख रहे होते तो उत्तर लिखने के क्रम में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज जो आंसर लिखने के क्रम में आपको ध्यान में रखनी चाहिए वह क्या है? इंट्रोडक्शन। उत्तर की शुरुआत प्रभावशाली हो, नहीं, और इंट्रोडक्शन में एक्यूरेसी हो। इंट्रोडक्शन हमारा ऐसा होना चाहिए जो एग्जामिनर को आंसर को पढ़ने के लिए बाध्य करे, कंपेल करे एग्जामिनर को हमारे आंसर को पढ़ने के लिए। और वह तब तक नहीं होगा जब तक इंट्रोडक्शन इफेक्टिव नहीं होगा, इंट्रोडक्शन में एक्यूरेसी नहीं होगी। अगर आप में से किसी ने बीपीएससी का इंटरव्यू दिया है या यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, तो अक्सर आप देखेंगे कि इंटरव्यूअर आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप आंसर देना शुरू करते, मुश्किल से एक या दो लाइन में आप दो लाइन बोलते हैं, तब तक पता चला इंटरव्यूअर आपको रोक देता है, एक नए प्रश्न की ओर उन्मुख होता, क्योंकि आपने जो एक से दो लाइन में आंसर की शुरुआत की, वह शुरुआत एग्जामिनर को या इंटरव्यूअर को यह मैसेज दे जाती है कि आप उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से वाकिफ हैं या नहीं हैं। अगर वाकिफ हैं तब भी, और अगर वाकिफ नहीं है तब भी उस प्रश्न पर अब समय देना वह वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, क्योंकि उनको जो आइडिया लेना था उस प्रश्न के जरिए वो आइडिया ले चुके, अब वे एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित होते और किसी और तरह से आपसे आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आंसर के स्टार्ट में एक्यूरेसी होनी चाहिए, आंसर की शुरुआत प्रभावशाली होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, सटीकता, एक्यूरेसी। यह एक्यूरेसी आपके आंसर में कंटेंट के लेवल पर भी होनी चाहिए और यह एक्यूरेसी आपके आंसर में प्रेजेंटेशन के लेवल पर भी होनी चाहिए। अर्थात आपका कंटेंट, आपके आंसर का कंटेंट और आपके आंसर का प्रेजेंटेशन जो है वह डिमांड ऑफ क्वेश्चन के अनुरूप हो या आपके प्रश्न की मूल मांग के अनुरूप होनी चाहिए। यह दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न डायमेंशन।
तीसरा कंटेक्स्ट अगर देखें, आपके उत्तर में समग्रता होनी चाहिए। नहीं, जैसे मैंने 7-8 कॉपियां इस प्रश्न के उत्तर पर देखी हैं 64th बीपीएससी में जो आरटीआई के जरिए निकलवाई गई है, और उन 7-8 कॉपियों में हमने देखा कि लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द को एक तो एलैबोरेट नहीं किया गया, दूसरा उसमें यह बतलाने की कोशिश नहीं की गई है कि भारतीय संविधान के वे कौन से उपबंध हैं जो भारत के गणराज्य होने का संकेत देते। नहीं, क्योंकि गणराज्य की मूलभूत विशेषताओं की बात करूं तो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रमुख जो होगा वह निर्वाचित होगा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है उसका रेफरेंस आपको देना होगा। और दूसरा, गणराज्य की दूसरी विशेषता जो है वह विशेषाधिकार, कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। नहीं, तो कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। इसको कैसे इंश्योर किया गया? तो दो तरीके से, इक्वलिटी बिफोर द लॉ को इंश्योर करते हुए, नहीं, और दूसरा तरीका जो था उपाधियों के अंत के जरिए, क्योंकि उपाधियां जो है वो कहीं ना कहीं प्रिविलेज सेक्शन की मौजूदगी की दिशा में संकेत करती। तो इसकी चर्चा वहां पर करनी होगी, लेकिन यह चर्चा मैंने कहीं पर नहीं देखी। अब लोकतंत्र कैसा गणराज्य? तो लोकतांत्रिक गणराज्य। नहीं, तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो भारतीय राज्य की प्रकृति है, तो हमारे यहां जो लोकतंत्र का स्वरूप है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। किस प्रकार का है यह स्पष्ट करना होगा ना। वह उदार लोकतंत्र है, और अगर वह उदार लोकतंत्र है तो किस प्रकार उदारवाद के, पश्चिमी उदारवादी चिंतन के मूल्यों को यह समाहित करता हुआ आता, यह स्पष्ट करना होगा हमें। नहीं, चौथा, लोकतंत्र के रूप में भी अगर भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति को देखेंगे तो वह स्थिर ना होकर विकसनशील है, क्योंकि मूलतः अगर संविधान में देखें तो अप्रत्यक्ष भारतीय लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र था, लेकिन 73rd अमेंडमेंट में आकर के देखें तो ग्राम सभा के रूप में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कंपोनेंट को जो है लोकल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया। और आज के कंटेक्स्ट में अगर भारतीय लोकतंत्र की बात करूं तो यह प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है, दोनों के गुणों को समाहित करता है। लेकिन इस तरह की चीजें मैंने आंसर में नहीं देखी, और अगर ये चीजें नहीं है, समाजवाद पर सबने लिखा, धर्मनिरपेक्षता पर सबने लिखा, लेकिन लोकतांत्रिक गणराज्य के कंपोनेंट को और लोकतांत्रिक गणराज्य के फीचर को स्पष्ट करने की बजाय उन्होंने क्या किया, पता चला फंडामेंटल राइट से चर्चा शुरू की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर ले जाकर के समाप्त कर दिया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके आंसर में समग्रता नहीं है, और आपके आंसर में समग्रता नहीं है अगर आपने लोकतांत्रिक गणराज्य को एलैबोरेट ही नहीं किया है। तो उस स्थिति में स्वाभाविक है मार्क्स जो होंगे वो तीनों के कंटेक्स्ट में होंगे। एक कंटेक्स्ट को छोड़ दिया गया तो दो कंटेक्स्ट में जो मार्क्स निर्धारित होंगे उसी के आलोक में मार्किंग होगी, न कि ओवरऑल आधार पर मार्किंग होगी। जब आप कॉपी पलटते और यह देखते हैं कि एग्जामिनर ने जो है वह वहां पर उत्तर नहीं लिखा है, एग्जामिनर ने वहां पर जो है वह नंबर नहीं दिए हैं, तो नंबर नहीं दिए हैं, कम दिए हैं, तो आपको लगता है अरे बीपीएससी में तो पैसा चलता है इसलिए जो है पता चला नंबर ही हमको नहीं दिया गया, जो पैसा देता है उसको खूब दिया गया। लेकिन अगर आप तलाशने की कोशिश नहीं करें तो आपके आंसर में नंबर ना आने के कारण मौजूद है, संकेत मौजूद है। अगर कोई भी आपके आंसर को रिव्यू करेगा, इवैल्यूएटेड कॉपी पर नजर दौड़ाएगा, तो वो आपको बतला सकता है कि क्यों इसमें नंबर नहीं दिए गए।
नंबर आपको कम नहीं दिए जाते, नंबर आप जितना डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा बीपीएससी अक्सर देती है। तो इस बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो समग्रता अपेक्षित है। अगेन चौथी चीज जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं कहूंगा, अवॉइड रिपीटेशन। अपने आंसर में आपको दोहराव से परहेज करना चाहिए। हमेशा आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? अगर अप्रोचेस की बात करें तो हमेशा आपका अप्रोच होना चाहिए, नहीं समय बहुत कम है, लिखना बहुत अधिक है। और अगर समय बहुत कम है, लिखना बहुत अधिक है, तो उस स्थिति में सारी की सारी बातें नहीं लिखी जा सकती है। और सारी की सारी बातें नहीं लिखी जा सकती हैं, तो उस स्थिति में जो अधिक महत्वपूर्ण है उनको हम फोकस करेंगे, थोड़ा सा विस्तार से लिखेंगे। जो कम महत्वपूर्ण है, अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है, उन्हें हम सांकेतिक तरीके से लिखेंगे। और जो उससे भी कम महत्वपूर्ण है तो हम उनको छोड़ भी सकते। तो इसलिए यह सेंस आपके आंसर में होना चाहिए। तथ्यों के सापेक्षिक महत्व को ध्यान में रखना। तथ्यों के सापेक्षिक महत्व को ध्यान में रखने की जरूरत है। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें, छठा बिंदु जो कहूंगा, नहीं बार बार इस बात को कह रहा हूं, व्हाट यू आर राइटिंग doesn't matter. How you are writing matters most. अगेन अगर आप जाकर के देखें, अगला बिंदु जो मैं कहूंगा, एक्सप्रेस योर सेल्फ। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस। और इसमें एक चीज और ध्यान रखें, मतलब आपको उत्तर लिखना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। एग्जामिनर को इंप्रेस करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। एग्जामिनर को इंप्रेस होना होगा, वो हो जाएगा। अगला बिंदु अगर मैं कहूं, वह क्या है? तो अगला बिंदु जो उभर करके सामने आता, कि अक्सर मैं देखता हूं आप आंसर में समझाने लगते हैं। जैसे कई बार जब हम क्लासेज लेंगे, तो क्लासेज में जब हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे तो कई बार फॉर्मली इंटरेक्ट कर रहे होंगे, कई बार इनफॉर्मली इंटरेक्ट कर रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज को आपको समझाने के लिए हम इनफॉर्मली चीजों को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। और अक्सर ये समस्या मैं देखता हूं कि बच्चे जब आंसर लिख रहे होते तो वे
क्योंकि आंसर राइटिंग एक फॉर्मल प्रोसेस है, औपचारिक प्रक्रिया है। उत्तर का स्वरूप हमेशा औपचारिक होना चाहिए। और कई बार बच्चों को देखता हूं कि वो अनौपचारिकता उत्तर में भी आ जाती है, और जब अनौपचारिकता उत्तर में आएगी तो उसकी एक बड़ी कीमत होगी। तो यहां पर 3 चीजों को ध्यान रखें। यहां पर 3 चीजों को ध्यान में रखें। क्या क्या? समझाना नहीं है। एग्जामिनर को समझाइए मत, नहीं। दूसरा, संक्षेप में पर पूरी स्पष्टता के साथ अपनी बात रखें। क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, आप लोग क्या करते, किसी भी उत्तर का जो कंफर्ट जोन होता, कंफर्टेबल पॉइंट होता, वहां पर फैलते चले जाते। परिणाम क्या होता, आपको लगता आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन उसके कारण क्या होता, अन्य बिंदु जो है उनको अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाता। और जब अन्य बिंदुओं को अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाता है तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इतना सांकेतिक भी नहीं होना है कि वो गूढ़ हो जाए, वो रहस्य हो जाए, वो अस्पष्ट रह जाए, चीजें समझ में ही नहीं पढ़ने वाले को आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। और इतना विस्तार भी नहीं होना चाहिए आपके उत्तर में जिससे कि एग्जामिनर को यह लगे कि आप उत्तर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो अगला जो डायमेंशन में कहना चाहूंगा वह यह भाषा पर पकड़। आपका लिंग्विस्टिक प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता। देखिए, एज एन एग्जामिनर अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि जब आपके आंसर हमारे सामने होते, तो जब आंसर पढ़ रहे होते तो हम केवल आंसर नहीं पढ़ रहे होते, आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी उस आंसर के जरिए हमारे सामने रिफ्लेक्ट होती। आंसर पढ़ने के क्रम में जितनी बार आप कलम उठाएंगे, पता चला प्रश्न मिला और धरागा उत्तर लिखना शुरू कर दिया, एक आइडिया आया, उत्तर लिखना शुरू कर दिया। अचानक वो आइडिया जैसे लिखा, उसके बाद अचानक से एक वैक्यूम की स्थिति पैदा लेती है। अब क्या लिखे? थोड़ी देर सिर खुजलाते, फिर आइडिया मिलता, फिर लिखना शुरू करते। तो जितनी बार आप कलम उठाएंगे आपका उत्तर कह देगा कि यहां यहां इतनी जगहों पर कलम उठाया गया है। पहली चीज ध्यान रखें, अगर आंसर का स्ट्रक्चर आपके पास है, अगर आंसर का यह स्ट्रक्चर आपके पास है, तो उस स्थिति में मुझे लगता है जब उत्तर लिखना शुरू करते हैं तो एक आपके माइंड में आंसर का फ्रेम मौजूद होता, स्टार्ट करते और अंत में जाकर आपकी कलम रुकती है। तो आपका उत्तर ऑर्गेनाइज्ड भी होता है, आपके उत्तर में एक फ्लो भी होता है, नेचुरल फ्लो होता, और यह नेचुरल फ्लो एग्जामिनर को आपके आंसर को पढ़ने के लिए विवश करता है। यह नेचुरल फ्लो जो है यह इंश्योर करता है कि एग्जामिनर आपके उत्तर को पढ़े। लेकिन जब आप फ्रेम नहीं करते या जब आपके माइंड में आंसर के फ्रेम नहीं होते, तो उस स्थिति में
वो नेचुरल फ्लो नहीं होगा। यहां पर इस बात को ध्यान रखें कि आंसर को जो स्ट्रक्चर कर रहे हैं, आंसर का जो फ्रेम तैयार कर रहे हैं, मतलब इतना एक्सपेंड ना कर दे कि पता चला फैक्ट 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 भर जाए दिमाग में और पता चला फ्रेम पीछे छूट गया। जो चीजें महत्वपूर्ण होगी एक आउटलाइन ड्रॉ कर ले, जो चीजें महत्वपूर्ण होगी वो आंसर का हिस्सा बनते चली जाएंगी। और अगर गैप आएगा तो अभी से कोशिश अगर आप करेंगे तो उस स्थिति में महत्वपूर्ण चीजों के रुकने का सिलसिला जो है, महत्वपूर्ण चीजें जो मिस कर जाती हैं कई बार उत्तर लिखने के क्रम में, धीरे 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 इस प्रवृत्ति को आप चेक कर सकेंगे, इस पर अंकुश लगा सकेंगे। दूसरी बात जो मैं कह रहा होता, दूसरी बात जो मैं कह रहा होता, जैसे आप में से जो लोग तैयारी शुरू कर रहे होंगे, आप गौर कीजिएगा, आंसर राइटिंग के भी 3 फेजेज होते, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। पहले चरण में क्या होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन होता है, आपके पास वैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, आपके पास वैसा एप्लीकेशन नहीं होता, आपका एप्लीकेशन डेवलप नहीं होता। तो अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन को लेकर जो आपकी सीमाएं हैं, उन सीमाओं की भरपाई आप इंफॉर्मेशन के जरिए करने की कोशिश करते। और इसलिए देखेंगे फर्स्ट स्टेज की जो राइटिंग होती है उसकी 2-3 विशेषता होगी। पहली विशेषता क्या होगी कि उत्तर लेखन आरंभिक चरण, आप अगर उत्तर लेखन के आरंभिक चरण में हैं तो आपके उत्तर पर इंफॉर्मेशन का दबाव ज्यादा होता, फैक्ट का दबाव कंपैरेटिवली ज्यादा होता। दूसरा, उत्तर लेखन के आप आरंभिक चरण में हैं तो आपकी भाषा जो है वो अपेक्षाकृत आसान होती है। जब सेकेंड फेज में आप पहुंचते तो धीरे 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 अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू होती। वहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन भी होता और अंडरस्टैंडिंग भी होती है, दोनों चीजें होती, लेकिन वैसी पकड़ नहीं होती, समझ उतनी व्यापक नहीं होती, एप्लीकेशन उतना डेवलप्ड नहीं होता। तो सेकेंड स्टेज की राइटिंग में क्या देखेंगे कि कोई भी अगर आपके आंसर को पढ़ेगा ना तो लगेगा हाँ ठीक है, मोटा मोटी चीजें मौजूद है, लेकिन एक आंसर पढ़ने के बाद मजा आने वाला जो भाव होता है वो सेकेंड स्टेज की राइटिंग में सामान्यतः नहीं होगा। ठीक है, क्यों? तो सेकेंड स्टेज में जब होते तो आपको इंफॉर्मेशन अंदर से एक्सट्रैक्ट करना होता है, बाहर निकालना होता है, और जब इंफॉर्मेशन अंदर से खींचकर आप बाहर निकालते और उसको उत्तर का हिस्सा बनाते तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट आप दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वह आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होता है। और थर्ड स्टेज में आकर के क्या होता, आपकी समझ विकसित हो चुकी होती है, आपका एप्लीकेशन विकसित हो चुका होता है, और इन दोनों की तुलना फैक्ट पर आपकी पकड़ जो है वो थोड़ी सी कमजोर होती है। लेकिन चूंकि आपकी समझ विकसित हो चुकी है, आपका एप्लीकेशन डेवलप हो चुका है और मोटा मोटी फैक्ट आपके पास होता, भाषा पर पकड़ आपके पास होती है, इसलिए अब आप उत्तर से खेलने की स्थिति में होते। और जब आप उत्तर से खेलने की स्थिति में होते तो उस स्थिति में देखेंगे आपको अंदर की चीजों को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रश्न देखते, एक माइंड फ्रेम तैयार करते, या कई प्रश्नों में आप पीछे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद आप उत्तर लिखना शुरू करते और खुद ब खुद अंदर से चीजें बाहर आती चली जाती। जब आपकी राइटिंग इस थर्ड स्टेज में होती है तो उसी स्थिति में आपका उत्तर ऑर्गेनाइज भी होता और आपके आंसर में एक नेचुरल फ्लो भी होता है, जो नेचुरल फ्लो एग्जामिनर को विवश करता है आपके आंसर को पढ़ने के लिए। और एग्जामिनर आंसर को पढ़ते हुए एग्जामिनर को महसूस होता है मजा आ गया, और जब ये मजा आने वाला भाव होता
तो उस स्थिति में आप 38 में 26, 27, 28 वाली स्थिति में पहुंचते। तो ये जो है, और ये चीज ध्यान रखेंगे, ये चीजें 1 या 2 दिन में डेवलप नहीं करेंगी। हमेशा इस बात को ध्यान रखें, राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट जो है वह लेंदी प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लगातार उसके लिए एफर्ट देना होगा और लंबे समय में आपको थोड़े बहुत परिवर्तन दिखेंगे। कई बार आपका आंसर जवाब देने लगता है, पेशेंस जवाब देने लगता है, क्योंकि आप 2-4 आंसर लिखते और ढूंढना शुरू करते हैं नहीं कि वो इंप्रूवमेंट आपके आंसर में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होता, दैट विल टेक लॉन्गर टाइम, उसमें समय लगेगा। राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट इतना आसान नहीं है, इस चीज को समझने की कोशिश करें। तो ये एक मोटा मोटी मैंने आउटलाइन देने की कोशिश की, एक फ्रेमवर्क मैंने आपको देने की कोशिश की, और इस फ्रेमवर्क को, यद्यपि आज का सेशन YouTube पर लाइव नहीं है, लेकिन इसको मैं कल तक अपलोड YouTube पर करवा दूंगा। आज जो हमने सेशन लिया है, इस सेशन को बार बार आप देखें और सुने, और जैसे कल से प्रियम्बल पर चर्चा हमारी शुरू होगी, उसके बाद उन प्रश्नों को, इस प्रश्न को कल में नहीं होगा तो नोट डाउन करवा दूंगा, और इस प्रश्न को नोट डाउन करवा दूंगा, तो वहां से एक थोड़ा सा आइडिया आपको मिलेगा। और जब हर टॉपिक पर ऐसे 1-2 प्रश्नों को मैं लिखवाता चलूंगा, तो उस चीज को आपको विजुअलाइज करने का मौका मिलेगा, उस चीज को आपको रियलाइज करने का मौका मिलेगा। यहां पर 1-2 चीज और ध्यान रखें। कई बार, क्योंकि आप सब प्रिपरेशन के डिफरेंट स्टेजेज पर होंगे, आंसर राइटिंग के डिफरेंट स्टेजेज पर होंगे, आप में से कई लोगों का प्रश्न होता कि सर कहां से शुरू करें, समझ में ही नहीं आता। कहां से शुरू करें समझ में ही नहीं आता। अब ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये जानना होगा क्यों नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, जब तक आप बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक बीमारी का इलाज संभव नहीं है। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखें, अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण उसका हो सकता है कि आपको प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है, यह भी हो सकता, ठीक है। दूसरा कारण उसका हो सकता है कि आप जो है परफेक्ट आंसर लिखना चाह रहे हैं, परफेक्शनिस्ट ओरिएंटेशन आपका हो, ठीक है। तीसरा कारण हो सकता है कि आप इमेज कॉन्शियस ज्यादा हो। आप जब उत्तर लिखने बैठे हैं तो आपके मन में ये भाव हो रहे हो कि मतलब ऐसा उत्तर लिखे कि सर देखे तो कहे मजा आ गया, वाह क्या उत्तर लिखा है। ऐसा कोई उत्तर नहीं होता बंधु, कोई उत्तर ऐसा नहीं होता। मेरी इस बात को ध्यान में रखेंगे। और दूसरी इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, यू कांट बी परफेक्ट, आप परफेक्ट हो ही नहीं सकते। नो वन कैन बी परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। वी कैन ओनली लीड टुवर्ड्स परफेक्शन बट वी कांट बी परफेक्ट। हम निरंतर सुधारों के जरिए परफेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन हम कभी परफेक्ट नहीं होते। हम में से कोई परफेक्ट नहीं होता।
मैंने ही जो आंसर मैं ही लिखवाऊंगा, या मैंने ही जो आंसर पहले लिखवाया है, आप उस आंसर को लावें और मुझसे पूछे तो मैं बतला दूंगा कि इसमें क्या कमियां हैं, कहां पर और सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। तीसरी बात जो मैं कहूंगा, मैं अक्सर ये बात कहता, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सही क्या होगा, तो कम से कम गलत ही लिखें ना, कोई दिक्कत नहीं, आप गलत ही लिखें। 100 आंसर आप गलत लिखें, धीरे 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 ये समझ में आपको आने लगेगा कि यह गलत क्यों है और गलती क्यों हो रही है। जब यह सेंस डेवलप होगा कि यह गलत क्यों है और गलती क्यों हो रही है, तो धीरे 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 यह सेंस आपको एक नए तरीके की ओर उन्मुख करेगा, नए तरीके की ओर ले जाएगा, नए अप्रोचेज की ओर ले जाएगा, नए ओरिएंटेशन की ओर ले जाएगा। और जब नए अप्रोचेज, नए ओरिएंटेशन की ओर बढ़ेंगे तो सही होने की संभावना वहीं से जन्म लेगी। और इन सारी बातों के अलावा जो बात मैं कहना चाहूंगा कि कई सारे तरीके हो सकते। जैसे एक तरीका हो सकता, जैसे मैंने आज इसका स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस किया, इसका स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब इसका स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस कर दिया है, कल इसको लिखवा दूंगा नहीं। अब आप में से जो अर्ली स्टेज में हैं, जो आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे, इस स्ट्रक्चर को बार बार देखें और जो कल मैं लिखवाऊंगा उसको आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ें और फिर इस प्रश्न को खुद लिखने के लिए बैठे। और ऐसे 20 से 25 प्रश्नों को लिखे जिनका मैंने स्ट्रक्चर भी करवाया है और जिनका ट्रांसक्रिप्ट भी मैंने लिखवा दिया है मॉडल आंसर के रूप में। धीरे धीरे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आंसर राइटिंग को लेकर के जो हेजिटेशन है, वह हेजिटेशन आपका दूर होगा। जब आपको लगता है कि नहीं, अब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप ठीक ठाक हो गया है, तो इसका मतलब अब आपको आंसर राइटिंग के सेकेंड स्टेज में इंटर करना चाहिए। और सेकेंड स्टेज में आप उन प्रश्नों को उठावें जिन प्रश्नों को हमने आपके साथ डिस्कस किया है, जिनकी फॉर्मेटिंग आपके साथ करवाई है, लेकिन उसके ट्रांसक्रिप्ट को लिखवाया नहीं है, मॉडल आंसर नहीं लिखवाया, लेकिन फॉर्मेट मैंने करवा दिया। एक बार फिर से ऐसे 25 प्रश्नों को आप लिखें, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। अब आपको लगता है, अब धीरे धीरे यह सेंस डेवलप होगा कि कैसे 2 पॉइंट को कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। जब यहां कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता, तो अब आप नए प्रश्नों की तरफ बढ़े, थर्ड स्टेज में आप आ गए, आंसर राइटिंग के थर्ड स्टेज में आ गए। और आंसर राइटिंग के थर्ड स्टेज को भी 2 फेज में डिवाइड कर दें, प्री और पोस्ट लेटर। तो जो अर्ली स्टेज है उनमें ऐसे प्रश्नों को पिक करें जिसको ना मैंने डिस्कस किया है, ना मैंने नोट डाउन करवाया। और ऐसे प्रश्न 2 कैटेगरी के होंगे। ऐसे प्रश्नों में आसान प्रश्न भी होंगे और ऐसे प्रश्नों में मुश्किल प्रश्न भी होंगे। तो अर्ली स्टेज में आप आसान प्रश्नों को पिक करें और उनको लिखने की कोशिश करें। वहां पर मैं नहीं हूं, मेरे फॉर्मेट नहीं है, मेरे द्वारा लिखवाए गए आंसर नहीं है। अब आसान से प्रश्नों को इंडिपेंडेंटली आपने पिक किया, आपने उसको लिखने की कोशिश की। अब धीरे धीरे आपका अपने में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा
कि नहीं अब तो मैं कोई भी प्रश्न आ जाए तो खुद उत्तर लिख सकता हूं, और फिर लास्ट स्टेज में जाकर के आप एडवांस स्टेज के प्रश्नों को टच करने की कोशिश करें। ये राइटिंग स्किल के डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में एक ओवरऑल आइडिया था, जो ओवरऑल आइडिया मैंने आपको देने की कोशिश की। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इस तरीके को जब तक क्लासेस चलेंगे तब तक आपने फॉलो करने की कोशिश की, तो यू विल बी द विनर। आसान जीत आपकी नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रैंक मिल जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप उस स्थिति में कोई भी रैंक हासिल कर सकते, क्योंकि उस स्थिति में एग्जामिनेशन हॉल में वही प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जो मैं आपको बतला रहा हूं। ऐसे अपवाद स्वरूप इक्के दुक्के प्रश्न आपको हिस्ट्री में मिल जाएं या कहीं और मिल जाएं, वहां पर नए प्रश्न होंगे। तो जब इस अप्रोचेज के साथ तैयारी करेंगे, जब इस अप्रोचेज के साथ आप अपने राइटिंग स्किल को डेवलप करेंगे, तो एग्जामिनेशन हॉल में आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि कुछ भी प्रश्न पूछा जाए, कितना भी नया प्रश्न क्यों ना हो, आप उस प्रश्न को बेटर तरीके से हैंडल करने की स्थिति में। दैट्स ऑल। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। 3 प्रश्न जो लिखवाए हैं, उन 3 प्रश्नों के कंटेक्स्ट में अपनी चर्चा को कल मैं आगे बढ़ाऊंगा। कल का अब क्लासेज गूगल मीट पर ही होंगे, ठीक है? तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।